Good afternoon, class. Today we are going to discuss Harrodian model. So as far as the Harrod model has been discussed, Harrod model जो है this is also known as extension of your Keynesian long run model. अब ये क्या है, ये भी इसको भी हम एक्सटेंशन मानते हैं, कीन्स मॉडल के एक्सटेंशन मान के चलते हैं. एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि कीन्स का मॉडल जो है दैट वाज द मॉडल जो इकोनॉमी में इमर्ज हुआ था जब हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन को फेस कर रही थी. दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 1929 टू 1933 विच इज द टाइम पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. उस टाइम पे हमारा जो है कीन्स का मॉडल जो है इमर्ज हुआ था. एंड हैरड का जो मॉडल है उसकी बेसिक ग्राउंड जो है वो बन गया कीन्स का मॉडल. और उसी को मॉडल को अंडरस्टैंड करते हुए एंड उसको अपनी बेस मानते हुए कीन्स जो हैरड है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए जो कि डिप्रेशन को फेस कर रही है उनके लिए इन्होंने भी अपना एक मॉडल जो है वो इमर्ज कर दिया. एंड दैट वाज द मॉडल फॉर लॉन्ग रन पीरियड. और वो जो मॉडल है वो लॉन्ग रन पीरियड के लिए था. इसीलिए और लेकिन उनकी उसकी बेसिक ग्राउंड जो है दैट वाज इन्वेस्टमेंट. बेसिक ग्राउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट थी, ड्यू टू विच इट इज नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ द केनेजियन मॉडल. जिसकी वजह से इसके जो एक्सटेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको केनेजियन एक्सटेंशन ऑफ द केनेजियन मॉडल जो है मानते हैं. किसको? हैरड्स के मॉडल को. अब हैरड का जो मॉडल है ही हैड गिवन अ मॉडल, लेकिन उसको एक थ्योरी बनाने में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. अब एज फार एज द इम्पोर्टेंट रोल की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हमारे पास आए हैं जिन्होंने ट्राई किया है हैरड के मॉडल को जो है वो क्या कर सके, वो उसको एक्सप्लेन कर सके, उसका थेरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो बना सके. तो देर आर सो मेनी यू कैन से इकोनॉमिस्ट जिन्होंने क्या कोशिश की है कि वो हैरड मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके. और जबकि बात यहाँ पे हैरड मॉडल के एक्सप्लेनेशन की है, सो वी कैन से बहुत सारे इसके वर्जन्स, हम कहेंगे कि इसके हैरड मॉडल जो है आपको बहुत सारे वर्जन्स में मिलेगा, जिसमें से कुछ पॉपुलर वर्जन्स हमारे पास है जैसे बाउमोल एंड अलेक्जेंडर, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में. एक्चुअली बात क्या है कि जो हैरड का मॉडल है इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड मैथमेटिकली एज वेल एज डायग्रामेटिकली. एज फार एज योर बुक इज कंसर्न, जो आपकी बुक में गिवन है, जो आपके डिस्टेंस के मटेरियल में यू कैन सी, तो दैट इज व्हाट, वो कौन सा मटेरियल है, वो आपका गाइस वो आपका जो है एक थ्योरेटिकल वर्जन है. लेकिन जब हम बात करेंगे मैथमेटिकल वर्जन की, तो मैथमेटिकल वर्जन जो है इसके हैरड मॉडल के बहुत सारे मैथमेटिकल वर्जन्स हैं. और कुछ जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन से जो ज़्यादा एक्सेसिबल वर्जन्स हैं, जो ज़्यादा अच्छे वर्जन्स हैं, वन ऑफ देम इज द बाउमोल एंड अलेक्जेंडर एंड अनदर वन इज द एके सेंस मॉडल. ठीक है, तो हैरड के मॉडल को एके सेन ने भी एक्सप्लेन किया है दैट देयर इज एन एके सेंस वर्जन एंड दिस इज एन बाउमोल एंड अलेक्जेंडर वर्जन. सो वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर बाउमोल एंड अलेक्जेंडर वर्जन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुछ assumptions है हैरड मॉडल की जिसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात तो ये है कि हैरड मॉडल जो है वो वन कमोडिटी मॉडल है, सिंगल कमोडिटी की बात करता है. वो कहता है कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही कमोडिटी है जो प्रोड्यूस की जाएगी और वही कमोडिटी जो है कंज्यूम की जाएगी. ठीक है, और उसकी जो कंजम्पशन है इवन, वो कंजम्पशन भी कैसे है, एज कंजम्पशन गुड भी हम उसी को कंज्यूम कर रहे हैं और कैपिटल गुड्स भी हम उसी को कंज्यूम कर रहे हैं. तो मतलब कोई भी चीज जिसको आप कंजम्पशन गुड की तरह भी कंज्यूम कर रहे हो और आप जिसको कैपिटल गुड की तरह भी यूज कर रहे हो, सो व्हाट यू कैन से दैट इज अ सिंगल कमोडिटी. वो एक सिंगल कमोडिटी है. ठीक है, तो सबसे पहली जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं, वही कंजम्पशन गुड है, वही प्रोडक्शन गुड है, वही कैपिटल गुड है, सब कुछ आपके लिए वही है. एंड कैपिटल गुड्स भी है. एंड उसमें क्या कहते हैं, दिस नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो कैपिटल गुड आप यूज कर रहे हो देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑफ दैट गुड. कि वो कैपिटल गुड जो है वो एज फार एज जितना मर्जी लॉन्ग रन पीरियड हो, जितने मर्जी लंबे टाइम की आप बात करो, उसमें डेप्रिसिएशन जो है दैट वुड नॉट बी अंडरटेक, वो वहां पे नहीं होगी. ठीक है ना. एंड देन कम्स कि यहाँ पे हमारे पास दो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं एंड वी ऑल नो कि वो फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं. दो फिक्स्ड फैक्टर्स जो आपके पास यहाँ पे आते हैं दैट इज लेबर एंड कैपिटल. वो क्या क्या है, वो लेबर एंड कैपिटल है आपके पास, जो कि हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में जिनको यूज करना है. लेकिन हैरड ने क्या कहा, हैरड का ये मानना था कि जब हम शॉर्ट रन पीरियड की बात करते हैं, इफ वी आर अंडरटेकिंग द शॉर्ट रन पीरियड, देन वी विल कंसीडर कैपिटल ओनली एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो हम सिर्फ कैपिटल को ही क्या करेंगे, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है यूज करेंगे. तो बाकी चीजों को हम एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं करेंगे, लाइक लेबर को हम यूज नहीं करेंगे. तो लेबर जो है मॉडल में कब एंटर होती है, ओनली जब आप किसकी बात करेंगे, लॉन्ग रन पीरियड की बात करेंगे, तब जो है लेबर जो है वो आपके मॉडल में एंटर होगी. टिल देन आपके मॉडल में जो लॉन्ग रन एनालिसिस है जब तक, तब तक आपके मॉडल में लेबर को एंटर करवाएंगे. जब तक आपके मॉडल में लॉन्ग रन एनालिसिस नहीं है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट शॉर्ट रन पीरियड, तो आप सिर्फ कैपिटल को एज अ फैक्टर मान के चलेंगे और आप लेबर को फैक्टर नहीं मानेंगे.
देन कम्स, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन अजम्पशन कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल रहेगा। आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, इट्स सिमिलर कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मींस कि जो आपके प्रॉफिट शेयर है दैट विल रिमेन आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। क्यों? और उसकी वजह, वो उसके लिए एक रीजन दिया है इन्होंने, दैट इज नो टेक्निकल प्रोग्रेस। क्या कहा इन्होंने कि टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई तो रिटर्न्स टू स्केल जो है वो क्या हो जाएगी, वो एनलार्ज हो जाएगी, वो बढ़ जाएंगे। जो रिटर्न्स है मीन जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है अपने स्केल से, स्केल मीन्स अपने जो भी हमने फैक्टर्स लगाए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, जो भी हमारा एग्रीकल्चरल मास है या इंडस्ट्रियल प्लांट है जो भी, उसकी स्केल की बात हो रही है। तो उससे हमें क्या होगा, अगर हम टेक्निकल प्रोग्रेस कोई भी लाते हैं तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट शेयर जो बढ़ जाएगा। बट हमें अपने प्रॉफिट शेयर को क्या करना है, एनहांस नहीं करना है, वी नीड टू कीप इट कांस्टेंट, हमें उसको कांस्टेंट रखना है। नो एज फार एज द लॉन्ग रन पीरियड की अगर बात की जाए, क्योंकि हमें पता है कि लेबर का जो फैक्टर है वो कब आएगा, वो सिर्फ लॉन्ग रन पीरियड में ही आएगा। तो उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा, व्हाट वाज दैट, दैट ग्रोथ रेट इज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट एंड दैट हैज बीन डिनोटेड बाय एन। ये एन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको सभी ध्यान से याद रखें, बिकॉज आगे अपकमिंग जितने भी हमारे पास मॉडल्स आने वाले हैं वहां पे हमने हर जगह पे अपना जो लेबर का जो ग्रोथ रेट है दैट वुड बी रिमेन एज एन, वो एन ही रहेगा, वो एक कांस्टेंट रहेगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज एन। और जैसे यहाँ की बात की जाए इस मॉडल की, तो इस मॉडल में तो हम लॉन्ग रन को कब बात, हम लेबर को कहाँ ला रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग रन में ला रहे हैं, ठीक है। बट एज फार एज जब हम अदर मॉडल्स की बात करेंगे तो कुछ मॉडल्स ऐसे भी होंगे जिसमें हमारे पास शॉर्ट रन में भी लेबर का जो है प्रोडक्टिविटी होगी, उसको एनकाउंटर किया जाएगा एंड उसका जो ग्रोथ रेट है दैट हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। अब हमारे पास ये कुछ लास्ट की जो assumptions है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्लेन assumptions है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे सेविंग्स फंक्शन की। तो एज फार एज द हैरेड इज कंसर्न्ड, तो जो हैरेड का सेविंग्स फंक्शन है उन्होंने क्या कहा है, हैरेड ने कहा है कि जो सेविंग्स फंक्शन है उसमें आपका सेविंग्स फंक्शन को कैपिटल एस और उसके सबस्क्रिप्ट में टी के साथ डिनोट किया है, क्योंकि एक किसी टाइम पीरियड की बात करें, करंट टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है। तो करंट टाइम पीरियड की सेविंग्स जो है उन्होंने एज्यूम किया है कि वो डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी टू सेव इन द प्रीवियस पीरियड, कि हमारे प्रीवियस पीरियड की T-1 है ना यहाँ पे वाई में, y के बेस में क्या है T-1, दैट मीन्स कि जो हम इनकम को कंसीडर कर रहे हैं वो इनकम हमारी T-1 मीन्स पिछले टाइम पीरियड की हमारी जो है वो इनकम है। एंड उसके साथ जो सेविंग्स प्रोपेंसिटी, दैट पार्ट ऑफ द इनकम दैट वी आर सेविंग इज स्मॉल एस, दैट इज द एमपीएस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो सेविंग्स प्रोपेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या थी लास्ट ईयर की। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एस को जब हमने लास्ट पीछे मॉडल में पढ़ा, देयर इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन अब जब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्मॉल एस है, दिस इज नॉट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज एक्चुअली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे वाईटी नहीं है। अगर हम करंट पीरियड की बात करते हैं, अगर हम करंट इनकम की बात करते हैं, देन वी कैन से कि जो स्मॉल एस है इट इज रिप्रेजेंटिंग योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन क्योंकि यहाँ पे T-1 है, पिछले पीरियड की इनकम से हम ले रहे हैं, और अगर हम पिछले पीरियड की इनकम से अपनी यू कैन से अपनी सेविंग्स प्रोपेंसिटी को चेक कर रहे हैं, तो देन इट बिकम्स एवरेज प्रोपेंसिटी, तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बन जाती है, ठीक है। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट प्लान्स आर रियलाइज, रियलाइज होने का यहाँ पे क्या मतलब है, रियलाइज होने का मतलब है कि डिजायर्ड है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप बन रहा है, जो आपका सेविंग्स और इनकम का रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज एन एक्स आंट रिलेशन। वो कैसा रिलेशन है, वो एक एक्स आंट रिलेशन है, ठीक है। बट विद सेविंग्स प्लान्स रियलाइज, बट जब हम सेविंग्स प्लान्स की बात करते हैं वो रियलाइज है, तो हमारा रिलेशन कैसे बन रहा है, वो एक्सांट रिलेशन बन रहा है। लेकिन हम सेविंग्स को एक्सपोस्ट भी बना सकते हैं, एक्सपोस्ट मींस द एक्चुअल सेविंग्स, ठीक है। एक्सपोस्ट का मतलब होता है जब हम एक्चुअल सेविंग्स की बात करें तो हम उसको एक्सपोस्ट कहते हैं, और जब हम डिजायर्ड की बात करेंगे तो हम उसको एक्स आंट कहेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपने पढ़ा कि एस टी जो है वो एस वाई T-1 के बराबर है, ड्यू टू विच उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा कि ये एक एक्सांट रिलेशन है, क्योंकि ये डिजायर्ड रिलेशन है, ये एक्चुअल रिलेशन नहीं है, ये हमें एवरेज बता रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये हमारा डिजायर्ड रिलेशन है जिसको हमने रियलाइज किया है, ठीक। लेकिन अब अगर हमें इसी सेविंग्स को क्या बनाना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोर्ट्स, अगर हमें इसको एक्सपोस्ट बनाना है, तो एक्सपोस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपोस्ट कंजम्पशन, हमें एक्सपोस्ट कंजम्पशन को निकालना पड़ेगा। तो अब एक्सपोज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि जब आप करंट इनकम में से अपनी करंट सेविंग को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट एन एक्सपोज, दैट इज योर एक्चुअल कंजम्पशन, आपकी एक्चुअल कंजम्पशन आ जाएगी। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ले लिया वाईटी को और यहाँ पे आपने ले लिया
सेविंग्स को जो कि आपने लास्ट ईयर की इनकम में से निकाली थी, वही वाली सेविंग्स को आपने यहाँ पे ले लिया, डिजायर्ड सेविंग्स को आपने माइनस कर दिया अपनी करंट इनकम से, लेकिन ठीक है आपने डिजायर्ड सेविंग्स को ही माइनस किया है, ठीक है, एक्चुअल सेविंग्स को माइनस नहीं किया है, डिजायर्ड, बिकॉज यहाँ पे क्या है स्मॉल एस वाई टी माइनस वन, डिजायर्ड सेविंग्स को अगर आप मीन्स जो आप चाहते हैं कि इतना आप सेव करें, अगर आप उसको अपनी एक्चुअल इनकम जो करंट इनकम है अभी आपके पास, वाई टी इज योर करंट इनकम, तो करंट इनकम में से अगर आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, करंट की कंजम्पशन बचेगी ना आपके पास, तो जो करंट की जो कंजम्पशन बचेगी दैट इज नोन एज योर एक्सपोज कंजम्पशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सपोस्ट कंजम्पशन। तो जब वो एक्सपोस्ट कंजम्पशन आपके पास वैल्यू आ गई, तो अब आप अपनी करंट जो आपकी इनकम है उसमें से अगर आप अपनी एक्सपोस्ट मीन जो एक्चुअल कंजम्पशन है जब आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस टाइम पे आपके पास आपकी एक्स पोस्ट सेविंग्स जो है उसकी वैल्यू भी है जो है वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे सेविंग्स को किस तरह से एक्सपोज किया आपने, बट आपको मेनली ये जो इक्वेशंस है इनको ध्यान रखना है, बिकॉज यू हैव टू यूज दिस इक्वेशंस इन योर मॉडल, ये इक्वेशंस आपको अपने मॉडल में यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो द एक्सांट इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैन बी रिटन एज, जो हमारा एक्सांट इन्वेस्टमेंट फंक्शन है इसको हम सॉरी जो हमारा एक्सांट इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, हाउ वी कैन राइट इट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आई टी इज इक्वल्स टू, आई टी इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, करंट टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो आई टी इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स। अब याद कीजिए कि हमने अपने जो हमने लास्ट टाइम हैरड डॉमर का मॉडल पढ़ा है उसमें भी हमने इस वेरिएबल इस न्यू को जो है हमने उसमें भी यूज किया है, ठीक है, तो ये वही जो वी की फॉर्म में बना है, दिस इज दैट न्यू, ये वही न्यू है जो हमने अपने डॉमर के मॉडल में यूज किया है, ठीक है। डॉमर के मॉडल में वी हैड टेकन द बीटा वैल्यू, और बीटा वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू, वो 1 अपॉन न्यू के बराबर थी, एंड 1 अपॉन न्यू जो था दैट इज योर आउटपुट कैपिटल रेशियो, वो आउटपुट कैपिटल रेशियो था क्योंकि 1 अपॉन न्यू था, 1 ऊपर था एंड न्यू नीचे था। अब यहाँ पे सिंपल न्यू यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जो रिलेशनशिप है वो भी कन्वर्स हो जाएगा, वहां पे आउटपुट कैपिटल था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कैपिटल आउटपुट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू इज योर कैपिटल आउटपुट, आई टी इज योर इन्वेस्टमेंट, आई टी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी टाइम पीरियड टी में, एंड वाई टी माइनस वन जो है सॉरी वाई टी माइनस वन जो है व्हाट इज दैट, दैट इज योर चेंज इन इनकम, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर चेंज इन इनकम, कि आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है करंट पीरियड से, अगर आप माइनस कर देंगे अपने लास्ट ईयर के पीरियड को, ठीक है, तो अपने प्रीवियस पीरियड को माइनस करेंगे तो कितना चेंज आपके पास आ रहा है, दैट इज योर चेंज इन इनकम। और जब हम इस पूरी इक्वेशन को जो आपकी आई टी इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स आपके पास है वाई टी माइनस वन, जब ये इक्वेशन आपके पास आती है जो आपकी कंप्लीट राइट हैंड साइड की इक्वेशन है, दिस इज नोन एज योर एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। जैसे आपने डॉमर के मॉडल में मल्टीप्लायर प्रिंसिपल को देखा था, ठीक है, कीन्स का मल्टीप्लायर प्रिंसिपल देखा था, वहीं यहाँ पे आप क्या देखते हैं, कीन्स का एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को यहाँ पे आप देखते हैं, तो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। अब डिफरेंस क्या है हमारे पास, जो कीन्स ने हमें मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल दिया है एंड एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल दिया है, सो दैट इज दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा न्यू है वहां पे हमारे पास बीटा वैल्यू या सेविंग्स का फंक्शन आया है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज इस फंक्शन को देखना है कि अगर ये फंक्शन जो है हमारी कंप्लीट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन फंक्शन होता है, और अगर ये फंक्शन हमारी इक्वेशन के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास मल्टीप्लायर फंक्शन आ जाता है। तो मल्टीप्लायर फंक्शन में डिवाइड होता है एंड एक्सेलरेशन फंक्शन में क्या होता है, साथ में टर्म मल्टीप्लाई होती है, कोई एडिशनल कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई होता है, एंड देन वो आपकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, जो कांस्टेंट आपके पास आने वाला है उसकी वैल्यू को उतने टाइम्स जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। So this is called your acceleration principle. Now comes on to the second point, that is your principal level, wage rate and interest rate, they all are assumed to be constant. तो हमें क्या करना है, सब चीजों को constant लेके चलना है, प्राइस लेवल को भी constant रखना है, वेज रेट को भी constant रखना है, और इंटरेस्ट रेट को भी क्या करना है, constant मान के चलना है। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ेंगे, एंड वी नो कि जिस तरह से डॉमर के मॉडल में हमारे पास दो नोशंस आई थी इक्विलिब्रियम की, इन अ वेरी सिमिलर वे here also we have two conditions for equilibrium. So as far as the two conditions of equilibrium are concerned, सबसे पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, that is k naught is equals to k naught star. Now what is this k naught star क्या है and what is this k naught? तो यहाँ पे क्या है, k naught is actually your, सबसे पहले तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये आपकी स्टॉक कंडीशन है, एंड अगर हम के नॉट की बात करें तो के नॉट जो है दैट इज योर एक्चुअल कैपिटल स्टॉक इन इनिशियल पीरियड। अब इनिशियल पीरियड क्यों आया, क्योंकि यूजुअली हम टी यूज करते हैं, टी मीन्स करंट टाइम पीरियड, ठीक है,
तो अगर हम इनिशियल पीरियड की पहले पीरियड की बात करेंगे तो हम इसको t-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम उसको 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 का मतलब होता है इनिशियल पीरियड। के यू ऑल नो कि के क्या है, के तो कैपिटल स्टॉक है, लेकिन ये कैसा कैपिटल स्टॉक है, एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक नहीं है, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि ये इनिशियल पीरियड की बात कर रहा है, करंट पीरियड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एंड वहीं जो के नॉट स्टार है, व्हाट इज दैट, दैट इज द इक्विलिब्रियम कैपिटल स्टॉक। वो क्या है, वो हमारा इक्विलिब्रियम कैपिटल स्टॉक है, और ये भी किस पीरियड की बात कर रहा है, इनिशियल पीरियड की ही बात कर रहा है। लेकिन के नॉट इज द सिंपली कैपिटल स्टॉक एंड के नॉट स्टार इज द इनिशियल, यू कैन से इक्विलिब्रियम कैपिटल स्टॉक। इनिशियल कौन सा कैपिटल स्टॉक है, वो इक्विलिब्रियम कैपिटल स्टॉक है, ठीक है। नाउ द सेकंड कंडीशन है हमारे पास, दैट इज IT इज इक्वल्स टू ST, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि हमें गिवन है। यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है। जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी दैट वाज अ स्टॉक कंडीशन, वो स्टॉक कंडीशन थी, बट ये जो सेकंड कंडीशन है दिस इज अ फ्लो कंडीशन, दैट मींस वी हैव टू यूज जस्ट द सेकंड कंडीशन, क्योंकि हम हमेशा किसको यूज करते हैं, फ्लो कंडीशन को यूज करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रोथ मॉडल, क्योंकि हम ग्रोथ मॉडल को ले रहे हैं। तो हम डायनामिक कंडीशन, फ्लो कंडीशन इज अ डायनामिक कंडीशन, तो हम डायनामिक कंडीशन को ही यूज करेंगे, स्टॉक कंडीशन को हम यूज नहीं करेंगे। वाई सो, बिकॉज स्टॉक कंडीशन इज अ स्टैटिक कंडीशन, तो हमें स्टैटिक कंडीशन को नहीं लेना है। सो IT इज द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। अब IT जो यहाँ पे है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। ये कैसी है, ये डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इन्होंने ली है। तो अगर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट ली है दैट मीन्स डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, दैट इज योर एक्स आंट, ठीक है। वो क्या है आपके पास, वो एक्स आंट इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम किस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज एन एक्स आंट इन्वेस्टमेंट। एंड here your equation shows that ex ante investment is equals to your ex ante savings। जो ex ante investment है वो ex ante savings के बराबर है, क्योंकि savings जो है वो भी कौन सी है, desired saving को हमने कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पे हैरड के मॉडल में हमने desired savings की ही बात की है। ये ऑल्दो इसमें बताया गया है, बाउमोल एंड अलेक्जेंडर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, दैट वी कैन कन्वर्ट द डिजायर्ड सेविंग इनटू एक्सपोज्ड सेविंग आल्सो, मींस एक्सांट सेविंग को हम एक्सपोज सेविंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यूज करेंगे हम दैट इज द डिजायर्ड सेविंग, तो हम डिजायर्ड सेविंग्स को ही यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम इस अपनी फ्लो कंडीशन को यूज करें तो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज हमें फ्लो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट IT इज इक्वल्स टू ST। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने का मतलब है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IT एज वेल एज ST। तो IT एंड ST की वैल्यू तो ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं ऊपर, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो हमने क्या करना है, वहीं से जो ऊपर वाली एजम्पशंस में हमने कुछ एज्यूम की थी वैल्यूज, उन्हीं वैल्यूज को लाके हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो IT की वैल्यू जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एज्यूम किया था कि IT की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये वाली आपने सिक्स्थ एजम्पशन में देखिए, सिक्स्थ एजम्पशन में आपने लिया है कि IT की वैल्यू है न्यू टाइम्स योर चेंज इन इनकम, ठीक है। तो सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ पे न्यू टाइम्स चेंज इन इनकम जो है आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ IT की जगह पे। एंड ST की जगह पे आपने अभी पीछे एक एजम्पशन में पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि आपके पास ST जो है दैट इज योर डिजायर्ड सेविंग्स, वो आपकी डिजायर्ड सेविंग्स आई थिंक फिफ्थ अजम्पशन में आपने पढ़ाई, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीजों को यहाँ पे इनकी वैल्यूज को जो है क्या कर दिया, पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यूज को पुट किया तो उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, आपने क्या किया, यहाँ से जो YT है आपके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में YT-1 जो है इसको आपने शिफ्ट कर दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये क्या चला जाएगा, चेंज इन इनकम के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में चला गया यहाँ से। एंड जो आपके पास चेंज इन इनकम के साथ एक न्यू का वेरिएबल था, वो न्यू का वेरिएबल क्योंकि वो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो न्यू का वेरिएबल जो है वो कहाँ आ गया, आपकी एवरेज सेविंग्स के नीचे आ गया, ठीक है। तो वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास। नाउ व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम, चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम जो है ये क्या बताता है आपको, दिस विल रिप्रेजेंट यू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। तो ये क्या बताएगा कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम क्या है इन पीरियड टी, किसी पीरियड टी में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है, व्हाट वाज दैट, दैट इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है। एंड दैट कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू है दैट इज S अपॉन न्यू, सॉरी। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है आपके पास, दैट इज S अपॉन न्यू जो है वो आपके पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। एंड दिस इज नोन एज योर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, और इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, और इसी को हम वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम कहते हैं। व्हाट इज वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, दैट इज GW। तो GW क्या आ जाएगा आपके पास, S अपॉन न्यू आ जाएगा।
अब अगर हमें अपने इसको मॉडल को, हैरड के मॉडल को एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए वी नीड टू कंसीडर एन एडिशनल अजम्पशन। जो हमने पीछे जो 8 अजम्पशंस को पढ़ा है, ये तो हमें अंडरटेक करनी ही करनी है, ठीक है, बट विद देम इसके साथ ही हमें एक एडिशनल अजम्पशन को भी डिस्कस करना है। दैट इज, जो एडिशनल अजम्पशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है दैट इफ एक्सांट सेविंग्स इन पीरियड टी इज इक्वल्स टू आई टी माइनस एस टी, ठीक है, अगर जो एक्सांट सेविंग है किसी पीरियड टी में वो आई टी माइनस एस टी के बराबर है, मीन्स इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग्स, बिकॉज हम क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स। तो अगर हम सेविंग्स को अपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, दिस बिकम्स आई टी माइनस एस टी इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इन्होंने यही बात कही है कि अगर आपकी जो एक्सांट सेविंग्स है, अगर वो आपके पास जो है आई टी माइनस एस टी बन रही है, देन द अजम्पशन स्टेट्स, तो आपकी जो अजम्पशन है वो क्या स्टेट करती है, वो ये कहती है दैट योर जी टी वन इज इक्वल्स टू योर जी टी प्लस फंक्शन ऑफ ut, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस gt1, व्हाट इज gt एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ut, ठीक है। अब एस अपॉन यू तो आपको पता चल चुका है दैट इज योर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। वो क्या है, वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है, दैट इज GW। अब हम GT एंड इस UT को अंडरस्टैंड करेंगे, और UT की वैल्यूज जो है वो क्या आएंगी, दे कैन बी ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, और यू कैन से लेस देन 0। UT जो है हमारा ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, एंड इक्वल टू 0। ये तीन वैल्यूज जो है UT जो है वो कंसीडर कर रहा है। अब सबसे पहली कंडीशन हमारे पास इस अजम्पशन से आती है दैट इफ IT इज इक्वल्स टू ST, अगर IT एंड ST दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, इन केस IT एंड XT दोनों बराबर होते हैं, तो जो UT का फंक्शन है दैट वुड बी इक्वल्स टू 0, वो 0 के बराबर हो जाएगा। एंड एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम जो होंगे, हमारा ग्रोथ मॉडल जो है वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। वहीं दूसरी कंडीशन आती है, अगर हमारा IT मींस इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो सेविंग्स रेट से बढ़ जाए, अगर जो एक्सांट इन्वेस्टमेंट है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर वो डिजायर्ड सेविंग से बढ़ जाए, तो उस केस में जो हमारा UT है, फंक्शन ऑफ UT है, दैट विल ऑल्सो ग्रेटर देन 0, वो भी क्या होगा, 0 से एक्सीड कर जाएगा। और अगर हमारा फंक्शन जो है 0 से एक्सीड कर रहा है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, एक्सांट इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ दैट वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द मॉडल। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ग्रोथ को अंडर एस्टिमेट करें, मीन्स कि हमारी ग्रोथ में जो है अभी इसमें इतना कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि हम इसको जो है और ज्यादा रेज कर सकते हैं, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, रेज नहीं कर रहे हैं ग्रोथ रेट को, हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसको रेज करवाना है। दैट मीन्स देयर इज अ टेंडेंसी कि अगर हम किसी एक पॉइंट पे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टेंडेंसी है कि हम उस पॉइंट की तरफ जितना हम हैं उससे और ज्यादा हम आगे बढ़ जाएं। अभी हम बहुत पीछे हैं और हम ये सोच के चल रहे हैं कि बस हमारी जो ग्रोथ की कैपेसिटी है वो इतनी ही है, बट देयर इज सम एक्सेस कैपेसिटी दैट वी आर लीविंग अनएक्सप्लॉइटेड, जिसको हम अनएक्सप्लॉइटेड छोड़ रहे हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। और अगर इसका इनवर्स केस हो जाता है, मींस अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सांट इन्वेस्टमेंट, वो आपकी एक्सांट सेविंग से कम हो जाती है, तो उस केस में जो फंक्शन ऑफ UT है दैट वुड बी लेस देन 0, वो लेस देन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने अपने ग्रोथ को क्या कर दिया है, ओवर एस्टिमेट कर दिया है। एंड ओवर एस्टिमेट करने की वजह से हो क्या गया है कि हम इसको इतना ज्यादा हायर लेवल पे ले गए हैं जितना कि उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लेवल को थोड़ा कम करना पड़ेगा और हमें उसको लोअर डाउन करना पड़ेगा, अपने ग्रोथ रेट को। तो आई होप कि ये एडिशनल अजम्पशन आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा इस पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, दैट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम बताएंगे कि हैरड ने जो है दो थ्योरम्स को एस्टैब्लिश किया था, दो थ्योरम्स के बेसिस पे उसने अपना पूरा मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया है। लेकिन उन दो थ्योरम्स को देने से पहले हैरड ने क्या दिया है, तीन पॉस्टुलेट्स हमें दिए हैं। तो तीन पॉस्टुलेट्स, यू कैन से, ये पॉस्टुलेट क्या होती है, पॉस्टुलेट मीन्स यू कैन से द नेसेसरी कंडीशंस बताई हैं हमें कि ये नेसेसरी कंडीशंस हैं, और ये नेसेसरी कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो हमारी जो दोनों थ्योरम्स है वो भी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहली है कि जो कम्युनिटी इनकम है, लेवल ऑफ कम्युनिटी इनकम जो है, दैट इज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए प्ले करेगा सप्लाई ऑफ सेविंग्स में, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी की अगर इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, सेविंग्स ज्यादा करेंगे, उनकी डिजायर्ड सेविंग्स ज्यादा होंगी एंड उनकी एक्चुअल सेविंग्स भी ज्यादा होंगी, एंड जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड वी नो कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ग्रोथ मॉडल है, इट हैज कैपेसिटी टू ग्रो ऑन, उसका
क्या होता है, कैपेसिटी होती है उसमें कि वो और ज्यादा ग्रो ऑन करे। तो अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो हमारे इनकम की एक कांस्टेंट रेट पे, या यू कैन से कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है उसको हम अचीव करें, तो फॉर दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिटीज इनकम। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चीज कंसीडर की है, जो नेसेसरी थिंग है उसके लिए, दैट इज योर कम्युनिटीज इनकम। वो क्या है, वो कम्युनिटी की इनकम है। Then comes the rate of increase of income is very important determinant of demand for saving। अब एक तो इन्होंने सप्लाई साइड से बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी। एंड सेकंड इन्होंने क्या बात की है कि अगर हम सेविंग्स की बात करेंगे, डिमांड की, ठीक है, डिमांड फॉर सेविंग्स की बात करेंगे, तो डिमांड फॉर सेविंग्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। वो क्या है आपके लिए, दैट इज योर रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स इनकम, की रेट ऑफ इंक्रीज जो उसकी इनकम में हो रहा है। इनिशियली सप्लाई के लिए इनकम कितनी है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इनकम किसकी, पूरी कम्युनिटी की इनकम की बात हो रही है कि वो कितनी, ठीक है। लेकिन जब हम डिमांड फॉर सेविंग की बात करते हैं तो डिमांड फॉर सेविंग में आपके पास आ जाता है दैट व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। इनकम कितनी है वो नहीं, बट क्या रेट है इनकम का, जो आपके इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो आपकी इनकम बढ़ रही है, वो किस रेट से बढ़ रही है, क्या उसका रेट हायर है या लोअर है या मॉडरेट है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर इनकम क्या होगा, आपके पास डिमांड फॉर सेविंग जो है वो क्या होगी, इमर्ज हो जाएगी। And finally the essential condition, that is the equilibrium condition, is that demand is equals to supply, की जो demand and supply है वो क्या है, वो equal होने चाहिए। So ये तीन postulates थी जो हैरड ने दी थी, and on the basis of these postulates इन्होंने अपनी theorems को क्या किया है, explain किया है। तो जो theorem 1 है that is the theorem of stability, इसको हम statement of theorem 1, and इसको हम stability theorem भी कहते हैं। अब stability theorem क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो हैरट का मानना था, हैरट ने जो प्रोपाउंड किया था, ही हैड प्रोपाउंडेड दैट जो आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट है दैट इज इक्वल टू योर वारंटेड ग्रोथ रेट, एंड वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू। तो वो एस अपॉन न्यू के बराबर हो जाएगा, ये चीज इन्होंने कही थी, ठीक है। अब जब ये बात की तो इन्होंने इसके साथ ये कहा कि अगर एक्चुअल अभी करंट पीरियड की बात करें, करंट पीरियड का जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है अगर वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर है, एंड वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो आपका एक कांस्टेंट है दैट इज एस अपॉन न्यू, तो जो आपका नेक्स्ट पीरियड होगा, ठीक है, अभी जो करंट पीरियड है दैट इज टी, तो जो नेक्स्ट पीरियड होगा दैट इज टी प्लस वन होगा, उस टी प्लस वन में जो ग्रोथ रेट होगा दैट इज जी टी प्लस वन, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो होगा वो भी किसके बराबर होगा आपके पास, एस अपॉन न्यू के ही बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, एंड दैट कांस्टेंट रेट इज एस अपॉन न्यू, क्योंकि जीटी पीरियड में जो एक्चुअल पीरियड जीटी करंट पीरियड था उसमें भी हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू एस न्यू के बराबर, एस अपॉन न्यू के बराबर था। एंड जब हम नेक्स्ट पीरियड टी प्लस वन पीरियड की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो किसके बराबर है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर बराबर रहेगा, एंड वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ जो नेक्स्ट पीरियड में भी रहेगा हमारा, दैट वुड बी द सेम कांस्टेंट दैट इज एस अपॉन न्यू। तो मतलब सिर्फ इसी के लिए टी प्लस वन के लिए नहीं, बल्कि ऑल पीरियड्स अपकमिंग जितने भी पीरियड्स हैं सभी पीरियड्स के लिए हमें यही मान के चलना है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है दैट इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू है एस अपॉन न्यू। तो अगर हमने ये चीज प्रूव कर ली, अगर हमने ये चीज अटेन कर ली, दैट मीन्स कि हमारा जो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हमने अचीव कर लिया है, एंड उसको हमने मेंटेन कर लिया, ठीक है। अचीव तो हम तभी कर लेंगे जब हमारे पास जी टी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू होगा, लेकिन अगर हम उसको ये प्रूव कर देते हैं कि जी टी इक्वल टू जी डब्ल्यू जो है वो जी टी प्लस वन के लिए भी ट्रू है, एंड जी टी प्लस वन जो है वो भी हमारा जी डब्ल्यू के बराबर है, दैट मीन्स कि हमने उस रेट ऑफ ग्रोथ को मेंटेन कर लिया, एंड दैट इज नोन एज द स्टेबिलिटी थ्योरम, और इसी को हम स्टेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, बाय डेफिनेशन वी नो कि जीटी जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था जब हमने वैल्यू निकाली थी लास्ट इक्वेशन में, लास्ट जो हमारे पास कंडीशन बनी थी, आपको दिखा देती हूँ मैं एक बारी। सो यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर कि हमने यहाँ पे प्रूव किया था दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वाई टी अपॉन वाई टी माइनस वन, ठीक है, अपॉन वाई टी माइनस वन मीन्स योर चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम की जब हम बात करते हैं वो क्या है, वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है, ठीक है, वो क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है। तो सिमिलरली इसीलिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम मीन्स योर एक्चुअल इनकम, तो इसीलिए आपने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, जी टी के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो जी टी इज व्हाट इज, जीटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके सामने, दैट इज कि
चेंज इन योर इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम, तो ये बाय डेफिनेशन आपके पास आया है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या कहता है, हमारा हाइपोथेसिस ये कहता है कि जीटी जो है वो एस अपॉन न्यू के बराबर है, ठीक है। अगर जीटी हमारा, क्योंकि उन्होंने माना है ना कि इफ अगर करंट पीरियड में ये कंडीशन होती है, आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये देखो ये यहाँ पे इफ का यूज हुआ है। इफ का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास करंट पीरियड में जो है ये कंडीशन फॉलो अप होती है, ठीक है, तो इन दैट केस हमें नेक्स्ट पीरियड में ये चीज चाहिए, ठीक है। मतलब अगर करंट पीरियड में मेरे पास जी टी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू है, तो नेक्स्ट पीरियड में मुझे जी टी प्लस वन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इक्वल टू एस अपॉन न्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने ये जो इन्होंने दिया था मुझे गिवन चीज थी उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया, दैट जीटी इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू। दैट मींस जीटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम इज इक्वल्स टू योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये न्यू जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हमारे कौन सी साइड में आगे शिफ्ट हुआ है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एंड एज फार एज योर सेविंग्स प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आपके पास आपके राइट हैंड साइड में ही रहेगा। और जो आपके पास इनिशियल इनकम का वेरिएबल है वो कहाँ आ जाएगा, इनिशियल इनकम जो है दैट वुड बी शिफ्टेड ऑन टू योर राइट साइड, तो वो आपके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ वी ऑल नो एट दिस लेवल आई टी इज इक्वल्स टू एस टी, इस लेवल पे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग्स के बराबर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारी किसके बराबर है, सेविंग्स के बराबर है। अगर मैं सेविंग्स को जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी आई टी माइनस एस टी इज इक्वल्स टू जीरो। एंड इफ आई टी माइनस एस टी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपको एडिशनल अजम्पशन याद हो तो उस केस में आपका यू टी जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू जीरो। एंड यू टी इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब हो गया कि आपका जो फंक्शन ऑफ यू टी है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिया, अपनी एडिशनल अजम्पशन में हमने ये चीज ली है। और एडिशनल अजम्पशन में हमने एक और चीज ली है यहाँ पे कि जी टी प्लस वन जो है दैट इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होता है, जी टी प्लस फंक्शन ऑफ यूटी के बराबर होगा। जीटी प्लस वन में क्या होगा, एक्चुअल जो वैल्यू है वो प्लस जो आपका न्यू चेंज इन इनकम, यूटी क्या है एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का डिफरेंस। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में डिफरेंस आ रहा है उसको आपने एड ऑन कर देना है। जब आप उस डिफरेंस को एड ऑन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड की जो ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, सॉरी, वो भी जो है क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी वैल्यू। नाउ सिंस आपके पास अब यहाँ पे गिवन है कि जो फंक्शन ऑफ यूटी है वो तो जीरो है, तो अगर आप फंक्शन ऑफ यूटी इज इक्वल टू जीरो अपनी इस वाली इक्वेशन में जो आपने बाय एडिशनल अजम्पशन ली है, इस इक्वेशन में अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ यूटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा जी टी प्लस वन इज इक्वल टू जी टी, ये इक्वेशन बचेगी आपके पास। एंड यू नो कि जी टी जो है व्हाट इज दैट, वो किसके बराबर है, हम स्टार्टिंग में ही हमने एज्यूम किया था दैट व्हाट इज माय जीटी, जीटी इज इक्वल टू हियर हाइपोथेसिस वाली लाइन में देखिए आप यहाँ पे क्या है कि जीटी जो है वो तो एस अपॉन न्यू के बराबर है। तो यहाँ से आपने क्या किया, जीटी इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू, जब आपने ये चीज प्रूव कर दी, so this is what you have to prove and hence you had proved your theorem 1, तो आपने अपनी theorem 1 को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वही सेकंड थ्योरम की बात करेंगे। अब सेकंड थ्योरम जो है दैट इज द थ्योरम ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये इंस्टेबिलिटी की थ्योरम है कि अगर तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट रेट है अगर वो सेविंग्स रेट के बराबर है और हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर है, तो ठीक है, तो हमारे पास स्टेबिलिटी होगी, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीजें इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, इफ इन एनी पीरियड टी, अगर किसी भी टाइम पीरियड टी की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है मींस जीटी जो है, इफ जीटी इज डिफरेंट फ्रॉम योर वारंटेड रेट, मींस इफ योर जीटी इज डिफरेंट, अगर वो अलग है किससे, आपके वारंटेड रेट से, व्हाट इज योर वारंटेड रेट, दैट इज योर GW। अगर आपका GT जो है वो GW से अलग है तो किसी भी पीरियड में क्या बोला जा रहा है कि वो जो है इक्वल होने की टेंडेंसी नहीं रखता है, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट पीरियड देयर विल बी अ टेंडेंसी ऑफ एक्चुअल ग्रोथ रेट नॉट टू कम बैक टू GW। तो किसी भी पीरियड में वो जो है GW के बराबर जो है वो नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, इट विल एक्सप्लोड फ्रॉम इट, ठीक है, वो उससे दूर ही जाएगा, ठीक है। अब दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही करेगा, वो इंक्रीज भी कर सकता है एंड वो डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है, वो दोनों चीजें कर सकता है, वो इंक्रीज भी कर सकता है और वो आप क्या कहेंगे कि वो डिक्रीज भी कर सकता है। तो अगर तो वो इंक्रीज करेगा तो कोई बात नहीं है, तो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया कि वो क्या करेगा, दैट विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
तो यही चीज को आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो कभी भी आपके पास जो है किसके बराबर व्हाट यू कैन से GW के बराबर जो है वो आपके पास नहीं होगा। तो अगर तो वो इंक्रीज करता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो डिक्रीज करेगा तो व्हाट विल हैपन, तो भी वो क्या करेगा, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, उससे एक्सप्लोड ही करेगा। इंक्रीज के केस में भी वो फार्दर एंड फार्दर अवे जाएगा, एंड डिक्रीज के केस में भी वो फार्दर एंड फार्दर अवे जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूव कर लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बन जाएंगे। वन इज द केस फॉर इंक्रीज व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग से ग्रेटर है। एंड जो सेकंड केस बनेगा दैट इज जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, वो आपकी सेविंग से लेस देन है। तो अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग से लेस देन होगी, तो उस केस में आपको पता है कि आपके पास क्या वैल्यू आएगी एंड ग्रेटर देन में क्या होगी। और ये दोनों केस तब इमर्ज होंगे जब आपके पास नॉट इक्वल का केस होगा, व्हेन योर जीटी इज नॉट इक्वल्स टू जीडब्ल्यू, दैट इज एस अपॉन न्यू के बराबर नहीं होगा। अब फर्स्ट केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास जो जीटी है ना दैट इज ग्रेटर देन एस डब्ल्यू। वो क्या है, वो एस डब्ल्यू से ग्रेटर है, मीन्स कि हमारा एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हमारे वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रेटर है। अब अगर एक्चुअल रेट जो है वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रेटर है, दैट मींस इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर होगी हमारे पास सेविंग्स से। तो अगर जीटी जो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ है अगर वो एस अपॉन न्यू से ग्रेटर है, दैट मींस कि जीटी में एस अपॉन न्यू तो है ही, बट उसके साथ प्लस कुछ एडिशनल वैल्यू एड ऑन हो रही है, जिसकी वजह से जीटी की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन हो जाएगी एस अपॉन न्यू से। एंड बी इज समथिंग विच इज ग्रेटर देन जीरो, और बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर जीरो से कम वैल्यू होगी तो वो आपको क्या करेगा, जीटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जीरो से कम वैल्यू नहीं है, आपके पास जीरो से हायर वैल्यू है। तो यही चीज आपने यहाँ पे डिस्कस करने की, जब आपके पास आपकी जीटी की वैल्यू अगर वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और वो ग्रेटर देन जीरो जो है आपका जीटी की इक्वेशन में एड ऑन हो जाएगा। अब जीटी की वैल्यू आपको पता है दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम विच इज इक्वल्स टू एस अपॉन न्यू, और साथ में ये एक बी था तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये जो न्यू है ये बी के साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड होल अपॉन न्यू आ जाएगा नीचे। ठीक है, सो जब होल अपॉन न्यू आ गया, होल अपॉन न्यू का मतलब ये था कि हमें न्यू को शिफ्ट करना था दूसरी साइड पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यू को शिफ्ट कर दिया अब कहाँ पे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज इन इनकम के साथ। एंड जो हमारे पास इनिशियल इनकम का वेरिएबल था, इनिशियल इनकम के वेरिएबल को हमने अपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है उसको हमने एज इट इज रखा, उसमें कोई चेंज नहीं लाया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास दो फैक्टर्स थे, एक एस था और एक बी न्यू था। ठीक है, बी इंटू न्यू, दैट इज वी जो है, वी को मैं न्यू कह रही हूँ, तो बी इंटू न्यू जो था उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया वाई टी माइनस वन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये दो फैक्टर्स जो है यहाँ पे बन गए हैं। एक हमारे पास बन गया है एस वाई टी माइनस वन, एक पहला फैक्टर जो दैट इज एस वाई टी माइनस वन, और जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, बी न्यू बाई टी माइनस वन। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स बन गए हैं और इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, ये जो एस टी माइनस वन था इसको अगेन हमने शिफ्ट कर दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने क्या रखा, सिर्फ बी वी वाई टी माइनस वन को हमने कहाँ रखा है, राइट हैंड साइड में रखा है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यू नो कि न्यू टाइम्स चेंज इन इनकम जो है वो आई टी की वैल्यू है, एंड एस टाइम्स वाई टी माइनस वन जो है वो किसकी वैल्यू है, एस टी की वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि ये किसकी वैल्यू लिखी आपने, आई टी माइनस एस टी। आपने क्या बनाना है इसको, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग्स बनाना है। तो इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज बी न्यू वाई टी माइनस वन। एंड आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग है उसको वैल्यू वो किसके बराबर है, दैट इज सम यूटी वैल्यू, वो किसी यूटी वैल्यू के बराबर है। तो यूटी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज बी वी वाई टी माइनस वन। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो वाई टी माइनस वन है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, उसके बाद अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर हम बी की बात करें तो बी तो हमने पहले ही एज्यूम किया है इनिशियली कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो है तो ऑटोमेटिकली जो आपका यूटी है वो क्या हो जाएगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन याद हो जो हमने एडिशनल एग्जाम्पशन में ली थी, कि अगर यूटी ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा जो फंक्शन है वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। एंड फंक्शन के ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है कि जो आपका अपकमिंग पीरियड है, जो आपका न्यू पीरियड है, दैट इज योर जी टी प्लस वन का जो पीरियड है
उसमें जो ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट है GT+1 की, वो एक्सीड कर जाएगी आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सॉरी सॉरी तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया है, हम ये अज्यूम करके चले हैं कि जो GT है दैट इज ग्रेटर देन S अपॉन न्यू। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले केस 1 जब लिया था, सबसे पहले हमने यही अज्यूम किया था कि GT इज ग्रेटर देन S अपॉन न्यू। तो अब GT+1 इज ग्रेटर देन GT एंड GT इज ग्रेटर देन S अपॉन न्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि GT+1 जो है दैट इज ग्रेटर देन, आपके पास GT आ जाएगा एंड दैट GT इज ग्रेटर देन S अपॉन न्यू। तो यही तो वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रूव। यही तो प्रूव करना था कि अगर हम किसी भी और आगे वाले पीरियड में चले जाते हैं, इफ GT इज ग्रेटर देन S अपॉन न्यू, अगर एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो अभी करंट पीरियड में वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से ज्यादा है, तो जब हम आगे फ्यूचर T+1 पीरियड की बात करेंगे तो उसमें जो है उस पीरियड का जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा T+1 पीरियड का, वो हमारा अगेन जो है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से एक्सीड करेगा, और वो इतना एक्सीड करेगा कि वो अभी के जो करंट पीरियड का ग्रोथ रेट है उससे भी ज्यादा होगा। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, इस केस में आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, आपकी अपसाइड वैल्यू जा रही है। तो वो वैल्यू कहाँ जा रही है, आपकी ग्रोथ रेट की जो वैल्यू है दैट इज ग्रोइंग अप, वो क्या हो रही है वो एक्सप्लोड तो हो रही है, लेकिन एक्सप्लोड कौन सी तरफ हो रही है, वो अप टू द टॉप साइड, वो ऊपर की साइड आपकी क्या हो रही है, एक्सप्लोड हो रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? दिस इज योर केस 1। नाउ वी विल डिस्कस केस 2। अब क्या करेंगे केस 2 के लिए, व्हाट वी हैव टू डू इज, इसी का इन्वर्स जो है वो केस 2 है। केस 2 में आपने जैसे आपने इसमें लिया कि GT इज ग्रेटर देन योर S अपॉन न्यू, अब आपका GT जो है दैट इज लेस देन X अपॉन S अपॉन न्यू। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ है वो आपका वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से क्या है, कम है, ठीक है। तो अगर आपका एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से कम है, तो आपको ये प्रूव करना है कि किसी अपकमिंग पीरियड में, मींस T+1 पीरियड का जो ग्रोथ रेट होगा वो अभी वाले एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी कम होगा और वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से भी कम होगा, एंड आगे जितने भी पीरियड्स आएंगे सब्सिक्वेंट पीरियड्स, तो वो कम 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 ही होता जाएगा, वो कभी भी इक्वालिटी की तरफ जो है इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, याद रखिए जब आप लेस की बात करेंगे तो आप लेंगे S अपॉन न्यू माइनस बी। माइनस क्यों कर रहे हैं इसमें से, क्योंकि आपकी GT की वैल्यू जो है वो S अपॉन न्यू से कम है, तो मतलब S अपॉन न्यू से एक कांस्टेंट वेरिएबल b जो कि ग्रेटर देन 0 है, अगर हम उसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी लेस देन, वो लेस देन होगी, इसीलिए हमने S अपॉन न्यू से माइनस b करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम जब इसमें प्रूव करेंगे तो क्या होगा, सारी इक्वेशन सेम रहेंगी, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपने केस 1 किया था तो आपने S में प्लस किया था, BV को यहाँ पे आपको माइनस करना है, यहाँ पे आपको माइनस में लेके चलना है। तो जब आप माइनस को लेके चलेंगे तो यू विल सी कि जो फाइनल इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट इज IT माइनस ST की जो इक्वेशन बनेगी उसमें सेम वैल्यू आएगी जो ऊपर वाले केस में आई थी, बट एक माइनस का साइन जो है वो एडिशनल आ रहा है यहाँ पे। अब माइनस का साइन जब एडिशनल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि UT जो है अगर वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो इट मींस कि आपका UT जो है व्हाट इज दैट, दैट इज लेस देन 0, क्योंकि अब माइनस की वैल्यू ले रहा है। तो अगर माइनस की वैल्यू ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बिकम लेस देन 0, वो लेस देन 0 बन जाएगा। तो अगर ये लेस देन 0 बन जाता है तो बाय एडिशनल अजम्पशन हमें पता है कि जो फंक्शन ऑफ UT है वो भी लेस देन 0 हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ UT अगर लेस देन हो गया तो GT+1 जो है वो लेस देन हो जाएगा GT से, एंड वी नो कि GT जो है वो तो ऑलरेडी S अपॉन न्यू से कम था। सो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बन के आएगी दैट इज कि GT+1 जो है दैट इज लेस देन GT एंड विच इज लेस देन योर S अपॉन न्यू, जो कि किसके बराबर आ रहा है, S अपॉन न्यू से भी कम आ रहा है। तो इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, इस केस में जो आपका ग्रोथ रेट है वो कैसा रहेगा, दैट वुड बी अ डाउनवर्ड्स, वो क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा एंड वो जो है एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ग्रोथ रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, दैट वुड बी डाउनवर्ड, वो इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है ये कभी भी आपका जो है GW और यू कैन से S अपॉन न्यू के बराबर नहीं होगा। तो यही क्रक्स है सारा हमारे पास इस मॉडल का। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन हैरोडियन मॉडल। तो आई होप मैंने आपको सारे पार्ट्स क्लियर किए हो। किसी भी पार्ट पे कोई डाउट है सो नाउ यू कैन आस्क मी दैट।